करता हूं, झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है। ये नहीं देखता सामने कौन है। आप तो बहुत सम्मानित हैं, पर कई बार बड़ी पीड़ा होती है, गिरावट की कोई सीमा होती है, बड़ा बुरा लगता है। I leave it to your sound wisdom. नहीं, यदि अगर कोई ऐसी संस्था जिसका बहुत बड़ा स्थान है देश की राजनीति में और वो ऑफिशियली ऐसा करते हैं, आई कैन ओनली एक्सप्रेस माई पेन, माई एंग्विश। और सबसे खतरनाक बात यह है, when I thought it wise to share my anguish, my sentiment with one of the senior leaders, it resulted in more challenging scenario by putting it on Twitter. I thought wisdom will dawn, they will reflect. I am a modest man. Arrogance can never be part of my life. By nature I am humble. If I am not, I'll try to be more humble. But अपने को संस्कारों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सांस्कृतिक विरासत है झुकना, नमस्कार करना। पद की गरिमा तब रहती है जब आदमी ज्यादा से ज्यादा झुके, और ये पीड़ा मुझे उन लोगों ने दी है जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। पेपर्स टू बी लेड ऑन द टेबल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यवाही की संशोधित कार्यवाही में क्रम संख्या 1 के आगे मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय। श्री अश्विनी कुमार चौबे। आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यावली के क्रम संख्या 2 पर अपने नाम के आगे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह। Honorable Chairman, sir, with your permission, I raise to lay on the table of the House the paper listed against my name at serial number 3 in today's revised list of business. Thank you, sir. Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs, Dr. अनिल जैन। दिखाया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा कर सकता है, लेकिन माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि हवाई किराए पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, कंपनियों पर छोड़ दिया गया है। क्या सरकार समाज के निचले पायदान पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराए में सब्सिडी देने के लिए कोई योजना बना रही है, जैसे कि रेलवे या अन्य यात्रा के साधनों में दिया जाता है? अध्यक्ष जी, नागर विमानन क्षेत्र 1993 से समस्त रूप से एक डीरेगुलेटेड सेक्टर है, और मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को और हाउस को भी सूचित करना चाहता हूं कि जो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के आर्ग्यूमेंट है, उसके आधार पर आज जो हमारे नागर विमानन क्षेत्र में 2014 में केवल 6 करोड़ यात्री होते थे, पिछले 9 वर्षों में ये संख्या बढ़ के 14.5 करोड़ यात्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। और इसका एक मुख्य भाग उड़े देश का आम नागरिक की योजना ही है, जहां वायबिलिटी गैप फंडिंग सरकार के द्वारा दी जाती है, ताकि उड़ान उन क्षेत्रों में प्रचलित हो जहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन शहरों को नागरिक उड़ान मंत्रालय के नक्शे से ही मिटाया गया था। और ऐसे कई शहर हैं जहां प्रधानमंत्री जी ने स्वतः अपने आप इंटरेस्ट लेकर, रुचि लेकर ये संभव कर पाया है। उदाहरण के तौर पर उड़ीसा में झरसुगुड़ा का एयरपोर्ट, असम में रूपसी का एयरपोर्ट, राजस्थान में किशनगढ़ का एयरपोर्ट, ऐसे कई एयरपोर्ट्स हैं। कुल मिलाकर 76 एयरपोर्ट्स हैं जो उड़ान योजना में संभव हो पाए हैं उनका क्रियान्वयन, और उसी के साथ 1 करोड़ 30 लाख ऐसे हमारे देश के यात्री हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी
उड़ान में बैठकर सफ़र नहीं किया, केवल प्लेन को ऊपर से देखते थे, वो उड़ान योजना के तहत आज प्लेन में सफ़र करने के लिए संभव हो पाया है। ये प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हुआ है। और जहाँ तक हम लोग एयर फेयर्स की बात करें, पिछले बार मैंने ये भी सदन में सूचित किया था कि सीजनैलिटी के आधार पर एयर फेयर्स चलती है विश्व भर पर। लो सीज़न होता है वर्षकाल के जुलाई से अक्टूबर तक, दशहरे के बाद हाई सीज़न शुरू होती है और जनवरी तक, और उसके बाद दोबारा लो सीज़न शुरू होती है। और आज हमारे जो एयर फेयर्स हैं वो फर्स्ट एसी के मूल्यांकन में ही पूर्ण रूप से कम्पेटिटिव हैं। और उसी के साथ साथ हमारा अनुमान है कि 2030 तक जो आज 14.5 करोड़ यात्री हमारे हैं, ये बढ़कर 42 करोड़ यात्री इस देश में बनेंगे। 3 गुना ज़्यादा ये क्षेत्र बढ़ेगा। ऑनरेबल मेंबर। सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार अपनी स्वयं के पूर्ण रूप से नियंत्रित सरकारी एयरलाइंस संचालन करने की कोई योजना बना रही है? यदि नहीं तो क्यों नहीं? और सर, अभी आपने उड़ान योजना की बात कही, अभी अगल बगल आजमगढ़ के अगल में अयोध्या का आपने इतना भव्य एयरपोर्ट बना के उसको संचालन करा दिया, गोरखपुर का एयरपोर्ट बन गया, आजमगढ़ का एयरपोर्ट सर पिछले 2 वर्ष से बनकर तैयार है। सरकार इस एयरपोर्ट को कब संचालन करेगी, इसका भी जवाब माननीय मंत्री जी दें। अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदया ने दोनों बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं। सरकार ने विनिवेश एयर इंडिया का भी किया है और यही चमत्कार देखिए, केवल एक नेतृत्व है जिसकी एक संकल्पता थी कि भारत को एक नए नागर विमान क्षेत्र में हमें प्रवेश करवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ संकल्पता के आधार पर वो एयर इंडिया का विनिवेश संभव हो पाया है। और आप देखिए अध्यक्ष महोदय, जिस क्षेत्र में 2014 में केवल 400 प्लेन थे, वही एयर इंडिया के विनिवेश के बाद उसी कंपनी ने विश्व भर के इतिहास में सबसे बड़ा प्लेन का ऑर्डर, 470 प्लेन का ऑर्डर विश्व में डाला है, 250 बोइंग के साथ और 220 एयरबस के साथ। ये परिवर्तन आया है क्षेत्र में। और जहाँ तक माननीय सांसद महोदय ने अपनी चिंता जताई आजमगढ़ के बारे में, मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आजमगढ़ आपकी चिंता नहीं है, आपकी चिंता के साथ साथ हमारी भी चिंता भी है। और आजमगढ़, श्रावस्ती और आसपास के एयरपोर्ट्स की अभी वर्तमान में लाइसेंसिंग की प्रक्रिया चल रही है। आप बिल्कुल चिंता मत करें, हम आपको आश्वस्त करवाते हैं। उड़ान योजना के आधार पर हमने एक रूट भी दे दिया है आजमगढ़ से लखनऊ के लिए, और आने वाले वर्ष में लाइसेंसिंग प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उसकी शुरुआत भी की जाएगी। श्री ईटी मोहम्मद बशीर जी। माननीय सदस्यगण, सभी माननीय सदस्यों को 4.5 साल हो गए, तो मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें एक मूल प्रश्न पूछा जाता है, एक सप्लीमेंट्री पूछी जाती है। उसकी हमने सबने पालना की और आप सब पुराने सदस्य हो गए, तो इसकी 295, फिर उसके बाद अगर आप देखें तो पूर्व नियोजित ढंग से अगर किसी की धर्म और आस्था पे प्रहार किया जाए या दुरुपयोग किया जाए तो फिर आईपीसी की धारा 153 के तहत मुकदमा कायम होता है। और सबसे बड़ी चिंता की बात है, मैं आपको विधि आयोग की लॉ कमीशन की रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसके अनुसार 2014 में कुल देश में 3 से 23 प्रकरण थे। 2020 में ये बढ़ गए 6 गुना और हो गए 1804, 1804। 2022 में 1500 अभी तक हो चुके हैं, अंत तक ये संख्या बढ़नी है। तो मैंने आपके सामने विधि आयोग की रिपोर्ट, और इसमें सबसे ज़्यादा
मुकदमे कायम हुए हैं उत्तर प्रदेश में। मानवर, मेरे कहने का आशय सिर्फ इतना है कि सामाजिक संरचना में ये काम तो अंग्रेजों ने किया था, डिवाइड एंड रूल, और महात्मा गांधी ने इसी को यूनाइट किया। और एक उनका प्रसिद्ध भजन है, रघुपत राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान। आज अगर उस आज़ादी के दौर में ये हो रहा हो कि उसका दुरुपयोग शुरू हो जाए और उसके बाद उसका परिणाम होता है दंगे, फसाद, उत्तेजना, और जो बात मैंने कही मैंने आंकड़ों सहित साबित कर दी कि ये उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर है, तब इस राज्यसभा का या सरकार का दायित्व क्या है? वो इस परिस्थितियों से निपटने के लिए एक संकल्प ले, इन परिस्थितियों से निपटने के लिए वो कानून में आवश्यक जो संशोधन करें। और दुर्भाग्य है कि आज हमारे साथ ज्यादातर राजनीतिक लाभ लेने के लिए Siri, you need some more time? Okay, 1 minute more. की वजह से हो रही है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए हो रही है। तो मेरा सुझाव है कि जो लोग हेट स्पीच दें उनको चुनाव लड़ने से रोक लगानी चाहिए, और खास तौर से जो संवैधानिक पदों पे बैठे हों, अगर वो इसका दुरुपयोग करें तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने बहुत निश्चल मन से, बहुत स्पष्ट करते हुए चिंता अपनी व्यक्त की है हेट स्पीचेज पे, और अपील की है कि इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए अंग्रेजों वाली नीति न चले, बल्कि महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर हम चलें। मानस रंजन मंगराज, डिमांड फॉर कंप्लीशन ऑफ कोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट्स इन उड़ीसा। Honorable Chairman, sir, Odisha has a coastline of about 480 km, which makes the infrastructural development of the coastal districts all the more important for the economy of the region. The central government announced a coastal highway project spanning 346 km in 2015, connecting 7 coastal districts of Odisha. The project would have proved to be an important development in terms of promotion of trade, tourism, communication and industry. Routes randomly. We have this tariff monitoring unit looks at D30, meaning day 30 fares if you buy a ticket in advance, day 15 fares, day 7 fares, 3, 2 and 1. There are two ways. If you do a booking in advance, there will be no high fares. But if you do a booking on the last day, then according to the reservation bucket designators, which is the RBD system, fares do rise as far as airlines are concerned. Having said that, I would like to place on record two facts. Fact number one, in the last 3 years, airlines have made losses of close to between 55,000 crores to 1,32,000 crores on an annual basis, all airlines together. COVID has completely destroyed the financial viability of airlines. Even in that environment, our airlines have operated on a very sustainable basis. The second point I'd like to make as far as Bashir Saab's statement is concerned is that when he talks about high fares, if you look at the data, and I'm willing to share that data with him, calendar year January 22 till October 22 and calendar year January 23 till October 23, apart from the month of January, across every month, there has been a decline in fares across most of the routes, keeping seasonality in mind. When there is seasonality, then the fares do go up. Because at the end of the day, Bashir Saab, I'd like to explain to you also, air turbine fuel is close to 40% of the operating cost of an airline. And ATF prices have gone from 55,000 rupees a kiloliter to 1,50,000 rupees a kiloliter. So if they've gone up 3x, and airfares have gone up nowhere in rationale to that. Today, ATF is down to 1,08,000 rupees a kiloliter, which is still close to about 2.5 times from where it was. So airlines are operating under very extraneous circumstances and still providing relief and travel to a majority of our population at reasonable cost. Sri Joel Oram,
आप भी शॉर्ट में बोले, आप भी शॉर्ट में बोले, क्योंकि सर उड़ान में 100 एयरपोर्ट सिलेक्ट हुआ था, उसमें राउरकेला का एयरपोर्ट 5 नंबर में था। राउरकेला एक इतना स्ट्रेटेजिक पॉइंट में है जिसमें से आपका ये जो हादसा हुआ उत्तरकाशी में, उसमें से हरकुलस प्लेन ने राउरकेला स्टील प्लांट का पाइप को एयरलिफ्ट करके लोगों को बचाया गया। उसी राउरकेला स्टील प्लांट में से कोरोना के समय में आपका ऑक्सीजन भी एयरलिफ्ट हुआ था। इतना स्ट्रेटेजिक और बढ़िया एयरपोर्ट होते हुए उस एयरपोर्ट का डेवलप क्यों नहीं हो रहा है उड़ान स्कीम में? दो इट इन दी सीरियली 5 नंबर में था। माननीय मंत्री दोनों का मंत्री है, राउरकेला स्टील प्लांट का भी मंत्री है, जमीन उनका है, सिविल एविएशन का है। ये इसको क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में मंत्री बताएं। सर, रोडकेला के लिए हमने ये प्रश्न के साथ ताल्लुकात नहीं रखता क्योंकि टिकट प्राइसिंग पर प्रश्न है, पर रोडकेला के लिए हमने प्राथमिकता दी है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ माननीय सदस्य को, जरूर आके मुझे मिलें। इस पर हम जो विकास और प्रगति की हमारी नीति है, इस पर हम लोग जरूर विश्लेषण करें। श्री N.K. प्रेमचंदन जी। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. So the answer of the Honourable Minister would goes to shows that Sub-Rule 1 of Rule 135 of the Aircraft Rules 1937, every air transport undertaking engaged in scheduled air service is required to establish tariff having regard to all relevant factors including cost of operation, characteristics of services and generally prevailing tariff. Sir, my simple question to the Honourable Minister is, who is the authority to monitor the tariff making system? Sir, we are having the electricity regulatory mechanism, petroleum sector, in almost all the sectors. In order to determine the tariff, there is a regulatory mechanism is there. What is the reason? Even for motor transport also, the state governments are determining the tariff of the bus fare and all these things. Why a speciality or such a privilege is being provided to the airline sector alone? There is no monitoring mechanism, nothing is there, and today the Trivandrum to Delhi cost is... Sir, I would like to respond to Premchandan ji by saying that I have said repeatedly on the floor of this House that the civil aviation sector is a deregulated sector. It was deregulated in the year 1993. We do have a tariff monitoring unit which does monitor 60 routes on a random basis. Wherever we find that there is excessive pricing, that has been conveyed to airlines. And I myself, the last time that prices had gone up, there was a double effect. We had a high season in April, May, and unfortunately one of our airlines in our country, Go First, had shut down. So there was a double effect. And I myself had taken a meeting of the airlines for specific sectors like Leh, Mumbai, Ahmedabad, Srinagar, where fares had gone excessive, and we had told the airlines that they must self-regulate. Also, out of the 315 routes that were plied by Go First in those areas, we gave 68 more routes, and within a period of 10 to 15 days, the prices came down, back down to close to 60-70% from the highs that they had gone to. क्वेश्चन नंबर 70 क्लब कर दें माननीय सदस्य मंत्री जी। 71 किराए का संबंध आपका नहीं, आपका क्वेश्चन है 70 जो किराए से संबंधित है। क्लब कर दें। के सुरेश जी 70। के सुरेश जी क्वेश्चन नंबर 70। माननीय मंत्री जी। Honorable Speaker, sir, my question is, Pravasis of Kerala are suffering extreme difficulties, especially during the holiday season of Christmas, New Year, Onam, Bakrid, and school vacations. Majority of the Gulf passengers traveling from these peak seasons, they are all working class, their salary is very meager salary. So, this is a long pending demand from the Gulf passengers. The peak time of the season, the airfare
is going to triple, not only triple, 10 times rising. Okay. So I would like to request Honorable Minister to seriously consider this request from Pravasi Malayalis. Sir, we have 4 airports in Kerala, and I would like to report to this House that all 4 airports have international connectivity at this point of time. Calicut has close to about 416 international flights and connected to multiple cities. So is Kochi, close to about international flights are 564 flights per week, connected to 21 airlines, connected to 16 cities. Kannur also has close to 98 international flights, connected to almost 6 or 7 cities in the Middle East. And Thiruvananthapuram has also close to about 254 flights, connected to almost about 16 or 18 cities across the world. So there is a tremendous amount of connectivity already in Kerala on an international perspective. We have very clearly requested Indian airline companies to increase their travel and their flights from cities in South India to the Middle East, based on what Suresh ji has said. And now we are hoping that the airlines will increase their capacity as they increase their fleet. Today we have close to about 635 planes in India in our fleet. As that fleet is increasing with these big orders, I'm very confident in the times to come that Indian Airlines will fly much more to the Middle East. Question number 62, Shri Mahabali Singh. माननीय सदस्य, आप भूमिका मत मानना, सीधे प्रश्न पूछना। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, आप पहले प्रश्न संख्या बोलें। 377 362 प्रश्न संख्या 62। यस, माननीय मंत्री जी। Sir, a statement is laid on the table of the House. माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शहरी क्षेत्र में रहने वाले भिंडरों, पटरी तथा फुटपाथ पर कारोबार करने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी पहल सरकार ने की है। इससे कारोबार करने वाले लोगों का भविष्य सुधरेगा। लेकिन यह योजना महोदय लागू किए हुए 3 साल हो गया और अब तक देश में 56 लाख लोग इस योजना से लाभ लेने की स्थिति में हैं। लेकिन महोदय, बिहार देश का जनसंख्या और आबादी के दृष्टिकोण से तीसरा बहुत बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी 14 करोड़ है महोदय। लेकिन वहाँ पर मात्र 56,000 लोगों को ही इस योजना से लाभ मिलने की स्थिति में है, जबकि लाखों लोग आवेदन दिए हुए हैं। हमारा क्षेत्र महोदय पार्लियामेंट काराकाट है, वहाँ पर 5,000 लोगों ने आवेदन दिया और जिसमें मात्र महोदय 2,000 लोगों को ही इस योजना से लाभ मिल रहा है। तो हम माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि जिन लोगों को इस योजना से लाभ नहीं मिल रहा है और बैंक के चक्कर दिन रात काट रहे हैं, तो और उन लोगों को इस योजना से कब लाभ मिलेगा? और जो बैंक एक काम दिलचस्पी से नहीं कर रहे हैं, क्या उन बैंकों पर कोई सरकार ठोस कार्रवाई करने की विचार रखती है? सभापति महोदय, 2014 में जब स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट पे काम हो रहा था, उस समय कुछ रिसर्च की गई थी और लगा हमें कि अगर हमारी शहरी क्षेत्र की जनसंख्या मान लीजिए 45 करोड़ है और
इसमें से स्ट्रीट वेंडर्स या रेडी पटरी पे जो अपना काम करते हैं उनकी क्या नंबर्स होंगे, तो हमने ये अंदाज़ा लगाया था कि 2% या 2.5% स्ट्रीट वेंडर्स होंगे, जो करीब 90 लाख के करीब फिगर आता है। सभापति महोदय, ये एक ऐसी विशेष केंद्रीय योजना है और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया महामारी के दौरान, बिकॉज दिस वाज द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, जब इकोनॉमिक लॉकडाउन हुआ, जो कृषि क्षेत्र में हमारे बहन भाई काम करते थे या इंडस्ट्री में काम करते थे, सरकारी दफ्तरों में काम करते थे, उनको तो तनख्वाह मिलती रही, पर ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रेडी पटरी पे चलाने पे काम करने वाले, उनका काम पूरा रुक गया। और ये मनी लेंडर से 300% इंटरेस्ट पे लोन लिया करते थे, इनकी बहुत ही गंभीर स्थिति थी। और ये स्कीम जब रोल आउट हुई महामारी के दौरान, एक दिन में इसकी गाइडलाइंस नोटिफाई हो गए और बहुत ही जल्दी ये बहुत सफल हो गई स्कीम। आज के दिन ये स्कीम में 56 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैव ऑलरेडी अवेल्ड ऑफ द फर्स्ट लोन। अगर उसको आप सेकंड और थर्ड लोन मिला दें तो 73 लाख हैव अवेल्ड। तो बैंक्स शुरू में प्रॉब्लम हुई, पर मैं समझता हूं कि अगर 73 लाख लोगों को 56 लाख फर्स्ट लोन, फिर सेकंड लोन, थर्ड लोन, अगर बैंक्स कोऑपरेट नहीं करते तो मैं समझता हूं कि इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल फॉर द स्कीम टू रोल आउट विथ सच एफिशिएंसी। दूसरी बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, उन्होंने देखा क्योंकि जो लोन का अमाउंट है, पहला लोन 10,000 रुपया, उसको आप समय से लौटा दें, देन यू गेट द सेकेंड लोन ऑफ 20,000, अगेन ऑल इंटरेस्ट फ्री, और उसको लौटा दें तो 50,000 का लोन। तो आज ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम्स। जहां तक बिहार की बात है, आई डोंट नो सर इफ दिस इज अ क्वेश्चन ऑन बिहार और ऑन द स्कीम, बट द फिगर्स आई हैव फॉर बिहार, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू शेयर देम विद यू। द फर्स्ट लोन टारगेट एलोकेटेड वाज 1,61,000 स्ट्रीट वेंडर्स। इसमें ऑलरेडी 59% टारगेट अचीव हो चुका है, और जो नंबर ऑफ बेनिफिशरीज हैं इसमें 94,519 हैं, और टोटल लोन्स डिसबर्स्ड हैं 1,16,689। वैल्यू ऑफ द लोन्स डिसबर्स्ड इज 142.61 crores, जिसमें विमेन बेनिफिशरीज 33,122, 35% है, डिजिटली एक्टिव 46% है। माननीय सभापति महोदय, मुझे लग रहा है कि जो मेरे पास आंकड़े हैं और जो माननीय सदस्य ऑनरेबल मेंबर दे रहे हैं, मैं इनके साथ बैठने को तैयार हूं। हमारे पास स्टेट वाइज स्टेटिस्टिक्स भी हैं, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेटिस्टिक्स भी हैं, क्योंकि बेनिफिशरीज की जो पर्टिकुलर डिटेल्स हैं, आई विल नॉट पुट देम आउट बिकॉज वो तो प्राइवेसी की बात हो जाएगी। अभी टारगेट भी बढ़ाएं, ये भी बताओ सबको। नहीं, मैं उस पर आ रहा हूं सर। मैंने कहा था कि अगर हमने जो एस्टिमेशन किया था 2014 के एक्ट के समय कि there would be 2 or 2.5%, today we original target when the cabinet approved the proposal, honorable speaker, was 42 lakhs. We have already disbursed 53 lakhs and we are taking it up to 60-75 lakhs. So the numbers of beneficiaries is increasing. One should, in the overall context, understand that there are three separate issues involved here. One is the identification and respect of those who conduct their trade through street vending, number one. Number two is to ensure that the local authorities provide them that respect. And the third thing is to incentivize them to come and accept the loans and tend to facilitate that. The fact that we have gone from a target of 42 lakhs, which was achieved, on to 53 lakhs, we are going on to 60 and 70 lakhs, which means the scheme is doing well. If there are local situations in any one part of the country where there may be factors which perhaps are local, we are very happy to help out. बट केंद्रीय सरकार की तरफ से हमारी कोशिश यही है कि इस योजना को मैक्सिमम हमारे बहन भाई जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको इसका लाभ मिले और इसके लाभार्थी मिले।
और मैं पर्सनली आई एम रेगुलरली इन टच विद द नेशनल फेडरेशन, अरविंद सिंह जी एंड ऑल दोस, और हमको कभी किसी For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.